हेलो। नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय ज्ञान परंपरा का अगला टॉपिक, मतलब लास्ट क्लास आज हम कंप्लीट करेंगे। कौन सी लास्ट क्लास? कौन सी देखेंगे? भारतीय ज्ञान परंपरा की लास्ट क्लास देखेंगे। और उस लास्ट क्लास में मतलब हमने अभी तक देख लिए अर्थ, देख लिए क्या क्या देख लिए, अर्थ देख लिए। अर्थ देखो, हमने अभी तक क्या देखा? अर्थ और स्रोत देख लिए, जिसकी क्लास पूरी कंप्लीट डली हुई है। शिक्षा का पाठ्यक्रम देख लिया कि भारत में ज्ञान परंपरा में, प्राचीन भारत में शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या क्या था, वो भी हमने देख लिया। इसके बाद प्रमुख भारतीय शिक्षा संस्थान भी हमने देख लिए। शिक्षण संस्थान, उसमें हमने क्या क्या देखा? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, मतलब बहुत सारे जितने भी थे प्राचीन भारत में, वो सारी चीज हमने देख लिया था। इसके बाद हमने महाकाव्य देख लिए। महाकाव्य में हम रामायण देख लिए, महाभारत देख लिए, रामायण और महाभारत देख लिए। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं, आज हमारा जो टॉपिक है, प्रमुख भारतीय चिकित्सा शास्त्री। कौन कौन से? प्रमुख भारतीय चिकित्सा शास्त्री। और उसके बाद हमारा टॉपिक होगा प्रमुख भारतीय विद्वान। प्रमुख भारतीय विद्वान। तो ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। आज हेडिंग डालो, प्रमुख भारतीय चिकित्सा शास्त्री। प्रमुख भारतीय आवाज आ रही है ना? ठीक है। प्रमुख भारतीय चिकित्सा शास्त्री। प्रमुख भारतीय चिकित्सा शास्त्री। अपनी हेडिंग क्या है? प्रमुख भारतीय चिकित्सा शास्त्री। ये हमारी हेडिंग है। अब अपन स्टार्ट करेंगे प्रमुख भारतीय चिकित्सा शास्त्री में क्या क्या देखेंगे, वो सारी चीज आज अपन देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या पहले तो अपन देखते हैं, एक माइंड मैप तैयार करेंगे, अर्थात कि प्रमुख भारतीय चिकित्सा शास्त्रियों में हमें पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से चिकित्सा शास्त्री। तो प्रमुख पढ़ रहे हैं हम, ना कि पूरे चिकित्सा शास्त्रियों को पढ़ेंगे, ना, प्रमुखों को हम यहाँ पढ़ेंगे। तो लिखो, प्रमुख भारतीय चिकित्सा शास्त्रियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले डालिए आप धन्वंतरी। कौन? धन्वंतरी। टेढ़ा टेढ़ा क्यों भग रहा है भैया? सही सही लिखो। क्या नाम है? धन्वंतरी। सबसे पहले देखना है अपन को धन्वंतरी। सबसे पहले कौन सा देखना है? धन्वंतरी देखना है। उसके बाद देखना है हमें सुश्रुत। इनको ऐसे डब्बे में बंद करो तो बेटर लगे। ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम सुश्रुत। इसके बाद देखेंगे हम चरक। और इसके बाद देखने वाले हम बाघभट्ट। ये थे हमारे प्रमुख भारतीय चिकित्सा शास्त्री। ठीक है। प्रमुख भारतीय चिकित्सा शास्त्री, प्रमुख भारतीय चिकित्सा शास्त्री, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डालना है अपन को, क्या डालना है? धन्वंतरी। पहले धन्वंतरी के बारे में जान लेते हैं। क्या है भैया? इनका जन्म हुआ था काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। और धन्वंतरी प्राचीन भारत अर्थात भारत में आयुर्वेद के जनक बोले जाते हैं। धन्वंतरी भारत में आयुर्वेद के जनक बोले जाते हैं। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य
कि 9 रत्नों में से एक थे, कि 9 रत्नों में से एक थे। इनसे पहले भी अगर अपन देखें तो इनसे पहले कौन हुआ, एक जीवक के बारे में हमने पढ़ा था, ये भी एक चिकित्सा शास्त्री थे। जीवक के बारे में पढ़ा था, बताया मैंने आपके जीवक वो चिकित्सा शास्त्री थे, वो मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। तो ये कौन थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, मतलब गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, उसी को विक्रमादित्य बोला गया। तो उनके 9 रत्नों में से एक थे। आयुर्वेद के जनक बोले जाते हैं। धन्वंतरी का जन्म होता है कहाँ, काशी में होता है। तो अपन इनके बारे में पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां डालो आप धन्वंतरी। धन्वंतरी, इनके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। धन्वंतरी के बारे में क्या पढ़ना भी है। धन्वंतरी भारत के प्रथम आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्री, लिखो डैश करके यहाँ पे, भारत के प्रथम आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्री, आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्री, ठीक है। जन्म स्थान काशी। काशी कहाँ है, काशी कहाँ है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। तो काशी कहाँ, वाराणसी, कहाँ, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में, ठीक है। भारत के प्रथम आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्री, जन्म स्थान काशी। अगला पॉइंट लिखो, आश्रय। आश्रय मतलब आश्रय किसने दिया, किसके आश्रय में संशय में इन्होंने अपना कार्य आगे बढ़ाया। तो आश्रय गुप्त शासक आश्रय गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, कोष्ठक में लिख लेना विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कोष्ठक में क्या लिखना है, विक्रमादित्य। तो अर्थात अपन क्या बोल सकते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। चंद्र आश्रय किसने, 9 रत्नों में से एक थे, मतलब गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य, समय देख लो, विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक। अगला पॉइंट लिखो, रचनाएं। रचनाएं, रोग निदान, रचनाएं रोग निदान, ठीक है। पहली रचना रोग निदान, दूसरी रचना है वैद्य चिंतामणि, वैद्य चिंतामणि। कौन सी, वैद्य चिंतामणि। एक माफ कीजिए, अपन इसको क्या है, अपन इसको अच्छे से बना लेते हैं, जो कि ऐसा बन रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा समस्या आ रही है। अच्छा दिख नहीं रहा है, मतलब अपन इसको ऐसा पॉइंट खींच देते हैं, जिससे क्या है अच्छा दिखेगा।
अब अच्छा दिखेगा कम से कम, ठीक है। रचनाएं, रोग निदान और वैद्य चिंतामणि। रचना कौन कौन सी है? रोग निदान और वैद्य चिंतामणि। अगली है धन्वंतरि संहिता। तीसरी क्या है? धन्वंतरि संहिता। अगली कौन सी है? धन्वंतरि संहिता। अगली रचना कौन सी है? धन्वंतरि संहिता। वैद्य चिंतामणि, रोग निदान। अगली रचना कौन सी है? धन्वंतरि संहिता, ठीक है, धन्वंतरि संहिता। विशेष तथ्य, यहां लिखिए विशेष तथ्य। विशेष तथ्य, पहला पॉइंट लिखिए, धन्वंतरि के पौत्र, धन्वंतरि के पौत्र दिवोदास द्वारा, धन्वंतरि के पौत्र दिवोदास द्वारा काशी की स्थापना की, काशी नगर की स्थापना की। दिवोदास द्वारा काशी नगर की स्थापना की। अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो, दिवोदास ने काशी में एक चिकित्सा महाविद्यालय बनवाया। चिकित्सा महाविद्यालय बनवाया, जिसके प्रमुख सुश्रुत थे, जिसके प्रमुख सुश्रुत थे। कौन? सुश्रुत। समझे? काशी की स्थापना किसने की? दिवोदास ने की। वो कौन थे? धन्वंतरि के पौत्र थे। काशी की स्थापना किसने की थी? दिवोदास ने की थी। वो धन्वंतरि के पौत्र थे। कौन थे? धन्वंतरि के पौत्र थे, धन्वंतरि के पौत्र थे। और उन्हीं ने, दिवोदास ने ही काशी में एक शल्य चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया। क्या लिखा है? एक काशी में एक चिकित्सा महाविद्यालय, अपन शल्य चिकित्सा बोल सकते हैं, शल्य चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया, जिसके प्रमुख किसको बनाया? सुश्रुत को बनाया था। किसको बनाया? सुश्रुत को बनाया था, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो, धन्वंतरि को पीतल धातु, धन्वंतरि की पीतल धातु प्रिय थी। ऐसे लिखो, धन्वंतरि की पीतल धातु प्रिय थी, इसलिए धनतेरस के दिन पीतल धातु को पूजा जाता है। पीतल धातु को पूजा जाता है। धन्वंतरि की पीतल धातु क्या थी? प्रिय थी, इसलिए धनतेरस को पीतल धातु को पूजा जाता है। अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट क्या बोलता है? हिंदू मान्यता के अनुसार
हिंदू मान्यता के अनुसार धन्वंतरी, हिंदू मान्यता के अनुसार धन्वंतरी विष्णु के अवतार थे, विष्णु भगवान के अवतार थे। अनुसार धन्वंतरी विष्णु भगवान के अवतार थे। विष्णु भगवान के अवतार थे। क्या थे? अवतार थे। ठीक है, हिंदू मान्यता के अनुसार धन्वंतरी विष्णु भगवान के अवतार थे। क्या थे? विष्णु भगवान के अवतार थे। ठीक है, इतना हमने पढ़ा धन्वंतरी के बारे में। कितना पढ़ लिया? इतना पढ़ लिया, जिसके प्रमुख देखो क्या क्या पढ़ा था। भारत के प्रथम आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्री, जन्म स्थान काशी में, वाराणसी। ठीक है, आश्रय गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हमने देखी, कौन कौन सी हैं? रोग निदान है, वैद्य चिंतामणि है, धन्वंतरी संहिता है। ठीक है, विशेष तथ्य में देखें, धन्वंतरी के पौत्र दिवोदास ने काशी नगर की स्थापना कर उसमें एक शल्य चिकित्सा का प्रमुख केंद्र स्थापित किया था। उसके प्रमुख किसे बनाया था? सुश्रुत को बनाया था। उसके प्रमुख किसे बनाया था? सुश्रुत को बना दिया था। ठीक है, तो अगली हेडिंग हमारी रहेगी सुश्रुत। अगली हेडिंग कौन सी है? सुश्रुत। अगली हेडिंग क्या है? सुश्रुत। लिखिए इनके बारे में। प्राचीन भारत के महान शल्य चिकित्सक, प्राचीन भारत के महान शल्य चिकित्सक, महान शल्य चिकित्सक महान शल्य चिकित्सक एवं प्रमुख आयुर्वेदाचार्य थे। एवं प्रमुख आयुर्वेदाचार्य थे। आयुर्वेदाचार्य थे। ठीक है, प्राचीन भारत के महान शल्य चिकित्सक एवं प्रमुख आयुर्वेदाचार्य थे। किसके बारे में बात कर रहे हैं? सुश्रुत के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सुश्रुत। अगला पॉइंट लिखो, जन्म स्थान वाराणसी। वाराणसी कहां पर है? यूपी में। कहां पर है? यूपी में। ठीक है, वाराणसी। जन्म स्थान कहाँ है? वाराणसी। और ये वाराणसी कहां पर है? यूपी में। और धन्वंतरी का जन्म स्थान कहाँ था? काशी। काशी कहां पर? वाराणसी जिले में, यूपी के। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, रचनाएं। रचना सुश्रुत संहिता। क्या थी? सुश्रुत संहिता। रचना कौन सी है? सुश्रुत संहिता। रचना कौन सी? सुश्रुत संहिता। रचना कौन सी है? सुश्रुत संहिता। हमने अभी क्या देखा? उनका जन्म स्थान वाराणसी है, प्राचीन भारत के महान शल्य चिकित्सक एवं आयुर्वेदाचार्य हैं, जन्म स्थान वाराणसी है, और रचना कौन सी है? सुश्रुत संहिता। अगला पॉइंट लिखो इनका, रचना में क्या क्या बताया गया है वो अपन देखते हैं। देखो, सुश्रुत संहिता है, कौन सी है? सुश्रुत संहिता। पहले तो यही देख लेते, उसके बाद अपन आगे देखेंगे।
सुश्रुत संहिता। ठीक है, रचना में क्या क्या बताया वो आपको बता देता हूं। लिखो, पहला पॉइंट लिखो, 125 से अधिक 125 से अधिक 125 से अधिक यंत्रों और औजारों का वर्णन किया है। 125 से अधिक शल्य यंत्रों, आवाज आ रही है ना, पता चले कि आवाज नहीं है, शल्य यंत्रों और औजारों का वर्णन किया है, औजारों का वर्णन किया है, औजारों का वर्णन किया है। किसमें किसमें किया है? सुश्रुत संहिता में 125 से अधिक शल्य यंत्रों एवं औजारों का वर्णन किया है। किसमें किया है? सुश्रुत संहिता में किसने किया है? सुश्रुत जी ने किया है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, 300 से अधिक 300 से अधिक शल्य चिकित्सा विधियों का प्रयोग किया है। शल्य चिकित्सा विधियों का वर्णन किया है। क्या है? 300 से, माफ कीजिए 300 लिखना है मेरे को यहां, 300 से अधिक। ठीक है, 300 से अधिक शल्य चिकित्सा विधियों का वर्णन किया है। जैसे 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 मोतियाबिंद हटाने की विधि, पथरी स्टोन जो बोलते हैं ना, वो गॉलब्लैडर में, किडनी में कहीं भी हो जाती है स्टोन, उसको हटाने की विधि, सबका वर्णन, लगभग 300 से अधिक चिकित्सा विधियों का वर्णन किया है। ठीक है, तो लिखो, जैसे मोतियाबिंद किससे संबंधित बीमारी है भाई? आंखों से। मोतियाबिंद हटाने की विधि, अगला पॉइंट, पथरी हटाने की विधि, पथरी हटाने की विधि, पथरी हटाने की विधि, समझे? सुश्रुत संहिता के बारे में क्या क्या बताया? सुश्रुत संहिता क्या है भैया? इसमें 125 से अधिक शल्य यंत्रों एवं औजारों का वर्णन किया है कि इसमें ये औजार का प्रयोग किया जाएगा, इसमें इसका प्रयोग किया जाएगा, ऐसे इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, सारी विधियों का वर्णन किया है। इसके बाद 300 से अधिक सर्जरी, मतलब शल्य चिकित्सा विधि 300 से अधिक शल्य चिकित्सा विधियों का वर्णन किया है, जैसे मोतियाबिंद हटाने की विधि, पथरी हटाने की विधि इत्यादि। ठीक है, समझे? किसके बारे में समझना है अपन को? सुश्रुत संहिता के बारे में। ये हमारे हो गए सुश्रुत जी। अब अगली हेडिंग डाल लो, चरक। अगली हेडिंग डालना है चरक। चरक, अगली हेडिंग क्या डालना था? चरक डालना था। ठीक है, चरक लिखो, इनके बारे में लिखिए। कुषाण शासक कनिष्क के कुषाण शासक कनिष्क के
कनिष्क के दरबारी राजवैद्य कुषाण शासक कनिष्क के दरबारी राजवैद्य एवं शल्य चिकित्सक, अरे क्या लिख रहा हूं, शल्य चिकित्सक एवं प्रमुख आयुर्वेदाचार्य थे। कौन थे? आयुर्वेदाचार्य। समझे? कुषाण शासक कनिष्क के दरबारी राजवैद्य एवं शल्य चिकित्सक एवं प्रमुख आयुर्वेदाचार्य थे। कौन? चरक की बात करते हैं। ठीक है। जन्म स्थान कश्मीर। कहाँ? कश्मीर। और कश्मीर को तो सभी बंधु जानते हैं, है ना बंधु? जानते हो ना सब लोग, कश्मीर को सब लोग जानते हैं। ठीक है। जन्म स्थान कश्मीर। प्रमुख रचना चरक संहिता। कौन सी? चरक संहिता। प्रमुख रचना कौन सी? चरक संहिता। प्रमुख रचना कौन सी है? चरक संहिता। अगला पॉइंट लिखिए। चरक संहिता इसमें लिखिए, इसमें शरीर के तीन दोषों वात, पित्त, कफ और वात में संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया गया है। समझे? इसमें शरीर के तीन दोषों वात पित्त एवं कफ में संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया गया। कैसा? अर्थात आप इन तीनों में संतुलन बनाओगे तो कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे, ऐसा इसमें बताया गया। अगला पॉइंट लिखिए। चरक संहिता में अगला पॉइंट यहां से विशेष लिखिए। चरक संहिता में अच्छा विशेष में क्यों? चरक संहिता में लिखना था अपन को, माफ कीजिए। अरे यार, अगला पॉइंट लिखो। चरक संहिता इसमें शरीर के या जीवन के
3 मुख्य तत्वों के बारे में बताया है। मुख्य तत्व बताए हैं, 3 मुख्य तत्व बताए हैं। इसमें जीवन के 3 मुख्य तत्व बताए हैं। कौन कौन से 3 मुख्य तत्व हैं? आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। नंबर 1, आहार, नंबर 2 निद्रा और नंबर 3 ब्रह्मचर्य। ठीक है, मतलब जीवन के 3 मुख्य तत्व बताए हैं, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। मतलब नियमानुसार, समय अनुसार, समय के अनुसार टाइम पर भोजन कीजिए, नियमित भोजन लीजिए, नियमित, जिसे पोषण मिलता रहे। निद्रा, भैया साइंस के अकॉर्डिंग 6 से 8 घंटे की नींद लीजिए 24 घंटे में से। ठीक है, इसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। 25 वर्षों में अपने प्राणों मतलब अपने प्राचीन ग्रंथों में भी बताया है ब्रह्मचर्य के बारे में। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सारी चीज कहाँ बताई है? चरक संहिता में बताई है। अगली हेडिंग डालना है वाग्भट। वाग्भट, अगली हेडिंग कौन सी डालना है? वाग्भट। दिख रहा है ना आप सबको? अगली हेडिंग क्या डालना है? वाग्भट। हाँ ठीक है, आवाज भी आ रही है क्लियर? लिखो, इनके बारे में लिखिए। महान आयुर्वेद चिकित्सक, महान आयुर्वेद चिकित्सक एवं महान आयुर्वेद चिकित्सक एवं सुश्रुत के शिष्य एवं माफ कीजिए चरक के शिष्य एवं चरक के शिष्य, महान आयुर्वेद चिकित्सक एवं चरक के शिष्य। ठीक है, प्रमुख रचनाएं देखते हैं इनकी। वाग्भट के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं, अष्टांग हृदय मतलब नॉर्मली है, तो अपन देखते हैं वाग्भट महान आयुर्वेद चिकित्सक एवं चरक के शिष्य थे। ठीक है, इनकी रचनाएं अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह। रचनाएं अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह। यहाँ डैश करके लिख लेना ऐसे। दोनों ही संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, दोनों ही संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, दोनों ही संस्कृत भाषा में लिखी गई। ठीक है, हमने अभी तक पढ़ लिया था। देखो हमने सबसे पहले भारतीय ज्ञान परंपरा के बीच में हमने देखा था प्रमुख टॉपिक कौन सा उठाया था? प्रमुख भारतीय चिकित्सा शास्त्री। और इसमें हमने प्रमुख भारतीय चिकित्सा शास्त्री जब देखे थे तो हमें 4 मिले, धन्वंतरी, सुश्रुत, चरक और वाग्भट। धन्वंतरी, सुश्रुत, चरक और वाग्भट, ये 4 प्रमुख भारतीय चिकित्सा शास्त्रियों के बारे में हमने पढ़ा। सबसे पहले धन्वंतरी के बारे में पढ़ते हैं। और धन्वंतरी के बारे में मैंने आपको बहुत चीज बता दी, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक से, इनका जन्म काशी में हुआ था। इनके पुत्र दिवोदास ने काशी में एक शल्य चिकित्सा का प्रमुख महाविद्यालय स्थापित किया था, जिसके प्रमुख कौन थे? सुश्रुत बनाए गए थे। ठीक है, ये सारी चीजें हमने बताई थी। और इन्हें पीतल धातु प्रिय थी, ये सब चीजें हमने बता दी। इसके बाद सुश्रुत के बारे में बता दिए, चरक के बारे में बता दिए, वाग्भट के बारे में। अब इसके लिए आपको पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा, जब आपको समझ में आएगा। अब अगली जो क्लास रहेगी हमारी, अगला जो टॉपिक बनता है
अगला टॉपिक बनेगा प्रमुख भारतीय विद्वान। प्रमुख भारतीय विद्वान, तो अपनी अगला टॉपिक रहेगा अपना कौन सा, प्रमुख भारतीय विद्वान। प्रमुख भारतीय विद्वान कौन से देखने, प्रमुख भारतीय विद्वान। प्रमुख भारतीय विद्वान, या दूसरे कलर से फिल करूं, क्या होता है कभी कभी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी कर लिया जाए, जैसे कि इससे करेंगे तो हो सकता है कि अच्छा दिखे अंदर। ठीक है, प्रमुख भारतीय विद्वान हम देखेंगे। प्रमुख भारतीय विद्वानों में हम कौन कौन से देखेंगे वो आपको बता देते हैं हम। ठीक है, प्रमुख भारतीय विद्वानों में हम 4 व्यक्तियों के नाम देखेंगे। 4 व्यक्तियों के नाम देखेंगे। पहला हम ले लेते, एक और ले लेते, ऐसे इस तरह के 4 बना लेते, क्या होता है तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा हमें अच्छा प्यारा लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा प्यारा लगेगा, और कोई इशू नहीं है, इसलिए हम बना रहे हैं ना, नहीं तो हम वैसे ही लिखा दें। चलो देखो, पहला लिखो आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, पहला कौन है, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, ठीक है, पहले कौन है, आर्यभट्ट। दूसरे लिखो ब्रह्मगुप्त, ब्राह्मण, दूसरे लिख लो ब्राह्मण। दूसरे कौन है, ब्राह्मण। तीसरे लिखो ब्रह्मगुप्त, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत दिया ना इन्होंने, ब्रह्मगुप्त। और क्या लिखना तीसरे, ब्रह्मगुप्त। और चौथे लिख लो भास्कराचार्य, भास्कराचार्य। भास्कराचार्य। इस तरह हम 4 विद्वानों को पढ़ेंगे, 4 भारतीय विद्वानों को, और प्राचीन भारतीय प्रमुख विद्वान है तो 4 के बाद सबसे पहले हम आर्यभट्ट के बारे में देखेंगे। आर्यभट्ट ने क्या क्या बताया था, आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था, तो इन सब 4, कब हुआ था इनका जन्म, किसके शासनकाल में, मतलब गुप्त शासनकाल चल रहा था गुप्तों का उस समय आर्यभट्ट का जन्म होता है। ठीक है, आर्यभट्ट ने कौन कौन से सिद्धांत बताए, जैसे ग्रहण के सिद्धांत बताए थे, पृथ्वी की परिधि बताई थी, शून्य का दशमलव प्रणाली का प्रयोग, मतलब दशमलव प्रणाली की शुरुआत की, शून्य का प्रयोग प्लेस होल्डर के रूप में किया था, पाई का मान बताया था। समझ रहे हो, किसने, आर्यभट्ट ने, आज से लगभग 1500-1600 साल पहले बता दिया था। इनका जन्म 476 ईस्वी में बिहार में होता है। कहाँ होता है, बिहार में। उस समय किसका शासन चल रहा था, तो गुप्तों का शासन चल रहा था। किसका शासन चल रहा था, गुप्तों का शासन चल रहा था। ठीक है, चलो लिखते हैं अपन इनके बारे में। इनकी एक हेडिंग अलग से बनाएंगे, अलग पीपीटी से लेते हैं अपन। हेडिंग डालिए आप, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। इनका जन्म 476 ईस्वी में, देखो हम जन्म यहीं लिख देते हैं, आप ध्यान रखना
476 ईस्वी में हुआ है, और समथिंग मृत्यु इनकी 550 ईस्वी में होती है। ठीक है, जन्म कब होता है 476 ईस्वी में, मृत्यु कब होती है 550 ईस्वी में। लिखिए, प्राचीन भारत के दूसरा कलर लेते हैं। प्राचीन भारत के प्रमुख गणतज्ञ, प्राचीन भारत के प्रमुख गणतज्ञ, प्राचीन भारत के प्रमुख गणतज्ञ एवं खगोल वैज्ञानिक थे, एवं खगोल वैज्ञानिक थे। कौन थे? खगोल वैज्ञानिक। नहीं लिखा गया सही से, दिख रहा है क्या? खगोल वैज्ञानिक थे। प्राचीन भारत के प्रमुख गणतज्ञ एवं खगोल वैज्ञानिक थे। जन्म स्थान, अब अगला पॉइंट लिखिए, जन्म स्थान। जन्म स्थान बिहार, कहाँ? बिहार राज्य। देखो कहीं कोई बताता है नालंदा में, कोई पटना में, कोई कहीं बताता है, इसलिए सिंपल से लिख लो बिहार राज्य। कब हुआ? 476 ईस्वी में। 476 ईस्वी में। ठीक है, 476 ईस्वी में बिहार में जन्म होता है। कहाँ होता है? बिहार राज्य में इनका जन्म होता है। आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट जन्म प्राचीन भारत के प्रमुख गणतज्ञ एवं खगोल वैज्ञानिक थे। रचनाएं, रचनाएं, रचनाएं। पहली रचना का नाम लिखिए, पहली रचना का नाम लिखिए आर्य सिद्धांत। क्या है? आर्य सिद्धांत। आर्य सिद्धांत। अपन इसको इस गोले में डालेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या बताया है। लिखिए इसमें लिखिए आर्य सिद्धांत। रचना की मतलब आर्यभट्ट की दो रचनाएं थी, एक तो आर्य सिद्धांत है, दूसरा आर्यभट्टियम है। कौन कौन सी? एक तो आर्य सिद्धांत, दूसरा आर्यभट्टियम। तो आर्य सिद्धांत के बारे में देखेंगे। यह खगोल गणना से संबंधित है, यह खगोल गणना से संबंधित है, खगोल गणना से संबंधित है। खगोल गणना से संबंधित है, जिसमें शंकु यंत्र, कौमा छाया यंत्र, आर्य सिद्धांत क्या है? यह खगोल गणना से संबंधित है, जिसमें शंकु यंत्र, कौमा छाया यंत्र आदि जैसे कई खगोलीय उपकरणों का विवरण मिलता है। आदि शंकु यंत्र, कौमा छाया यंत्र आदि जैसे कई खगोलीय उपकरणों का वर्णन मिलता है। ठीक है, यह खगोल गणना से संबंधित है, जिसमें शंकु यंत्र, कौमा छाया यंत्र आदि जैसे कई खगोलीय उपकरणों का वर्णन मिलता है। अगला लिखो आर्यभट्टियम। अगली कौन सी रचना? आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम
आर्यभट्टियम। इसमें लिखिए आर्यभट्टियम, दिख तो रहा है ना? हाँ दिख रहा है, थोड़ा सा इधर हो गया। क्या इसको हटाया जाए? हटा देते हैं, सही दिखना चाहिए और सही से नोट्स के फॉर्मेट में आपको मिलना चाहिए। देखिए आर्यभट्टियम, ठीक है। यह गणित और खगोल विज्ञान पर आधारित विस्तृत ग्रंथ है। विस्तृत ग्रंथ है। यह गणित और खगोल विज्ञान पर आधारित विस्तृत ग्रंथ है। आर्यभट्ट का जन्म कहाँ होता है? बिहार राज्य में होता है। कब होता है? 476 ईस्वी में, मतलब गुप्त काल में। यहां लिख लो गुप्त काल। ठीक है, कब? गुप्त काल में। पूछ लिया है कौन से काल में हो तो क्या जवाब दोगे? बोले सर ने तो ऐसा बताया ही नहीं था। भैया हर चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। ऐसा अगर आपसे पूछा जाए कि यार कौन से काल में हुआ था, अब आपको 4 ऑप्शन मिल गए, मौर्य काल, गुप्त काल, आर्यक वंश, कौन से वंश के शासन काल में हुआ, तो फिर बोलेंगे सर ने तो ऐसा कुछ पता ही नहीं। अरे भैया बोल तो रहे गुप्त काल में 476 ईस्वी में आर्यभट्ट का जन्म होता है, ठीक है। आर्यभट्ट की 2 प्रमुख रचनाएं थी। कौन कौन सी आर्यभट्ट की रचनाएं हमने पढ़ी? पहले आर्य सिद्धांत, यह खगोल गणना से संबंधित है, जिसमें शंकु यंत्र, छाया यंत्र आदि जैसे कई खगोलीय उपकरणों का वर्णन किया गया। दूसरा है आर्यभट्टियम, यह गणित और खगोल विज्ञान पर आधारित विस्तृत ग्रंथ है। आर्यभट्टियम क्या है? गणित और खगोल विज्ञान पर आधारित एक विस्तृत ग्रंथ है। समझे बबुआ? पढ़ लेना, नहीं तो कल हमने बताया था आपको कि हमारे एक मित्र हैं और उनका सिलेक्शन, उनकी महिला मित्र का सिलेक्शन हो चुका है। समझे? उनकी एक महिला मित्र का सिलेक्शन हो चुका है। और कहाँ हुआ? बिहार में हुआ है, टीचिंग में। वो बोलते हैं कि यार मॉर्निंग में चाय पीने आए हमारे साथ, और बोले यार एक खुशी भी है और एक दुख भी है। मैंने बताओ ना क्या खुशी है क्या गम है, वो हम बताएंगे आपको। बोले हमारी महिला मित्र का सिलेक्शन हो चुका है, बिहार में हुआ है। तो मैंने अच्छी बात है, खुशी के लड्डू वड्डू खिलाइए, लेकिन गम है कि वो हमसे दूर चली जाएगी। तो इसी तरह हम आपसे बोल रहे हैं कि पहले आप सिलेक्शन लेके निकल लो, काम आपका बन जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, आगे अपन पढ़ते हैं। इनके प्रमुख सिद्धांत पढ़ेंगे। या योगदान, आर्यभट्ट का योगदान, मतलब आर्यभट्ट के प्रमुख सिद्धांत या योगदान, कुछ भी डालो, हेडिंग है प्रमुख योगदान, आर्यभट्ट का योगदान के योगदान। आर्यभट्ट के योगदान क्या पढ़ना है? आर्यभट्ट के योगदान। जैसे मैंने बताया गणित में, खगोल विद्या, खगोल शास्त्र में, ठीक है, पाई का मान, गणित में पाई का मान, खगोल शास्त्र में देखो पृथ्वी की परिधि, दशमलव प्रणाली गणित में, ठीक है। तो तमाम चीजों के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। किसने? आर्यभट्ट ने। तो लिखिए पहले गणित में, हेडिंग डालो गणित में। गणित में योगदान। गणित में योगदान। किसमें? गणित में योगदान। पहला पॉइंट लिखिए इसमें, पाई का मान। पहला पॉइंट लिखिए पाई का मान, नंबर 1 डाल के, पाई का मान।
किसका मान? पाई का मान। सबसे पहला पॉइंट है अपने पास पाई का मान। ठीक है, पाई का मान समझ में आ रहा है। गणित में योगदान, अपन आर्यभट्ट के योगदान देख रहे हैं, तो गणित में योगदान पाई का मान देखेंगे। पाई का मान क्या बताया इन्होंने? मतलब इन्होंने सबसे पहले पाई के मान के बारे में व्याख्या की थी। अपन यहाँ से एक अलग लाइन खींच देते हैं जिससे अपना पीपीटी डबल काम आए। ठीक है, इससे आगे अपन नहीं बढ़ेंगे, वो आगे अपन उसको काम ले लें। तो लिखिए अपन पाई के मान में अपन ने सबसे पहले लिखना है, क्या लिखना है? आर्यभट्ट ज्योतिष ज्यामिति मापों के लिए पाई के मान, आर्यभट्ट ने, इसमें लिखो, आर्यभट्ट ने ज्यामिति मापों के लिए पाई के मान की गणना की। पाई के मान की सर्वप्रथम गणना की। सर्वप्रथम गणना की, जिनके अनुसार पाई का मान 3 पॉइंट, कलर चेंज कर लिया जाए, 3.1416 था। 3.1416 था। जो वर्तमान के मान आप लिख लेना 3.14159 के लगभग बराबर था। समझे क्या बोलना चाह रहा हूं? पाई के मान के मतलब आर्यभट्ट ने ज्यामितीय मापों के लिए सर्वप्रथम पाई के मान की गणना की, और उसका जो मान बताया था किसने? आर्यभट्ट ने पाई का जो मान बताया था वो वर्तमान के मान के लगभग समान है। देखो कितना बताया था? 3.1416 बताया था। कितना बताया? 3.1416 बताया। जो वर्तमान के मान 3.14159 के लगभग बराबर था, के लगभग 149 के लगभग बराबर था। ठीक है, समझे बबुआ क्या कहना चाह रहे हैं हमारे आर्यभट्ट जी? इन्होंने बता दिया। अगला लिखो दशमलव प्रणाली। अगली हेडिंग है दशमलव प्रणाली। दूसरा पॉइंट है दशमलव प्रणाली। दशमलव प्रणाली नहीं दिख रहा है, हटाते हैं इसको। नहीं दिख रहा, क्यों परेशान होना, अगली बार अगली तरफ लिखेंगे। ठीक है, यहां लिखिए नंबर 2 दशमलव प्रणाली। टाइम कितना हो गया?
दशमलव प्रणाली लिखिए भैया जल्दी, अपनी क्लास बहुत लेट चल रही है। ठीक है, दशमलव प्रणाली पहला पॉइंट लिखिए इसमें, दशमलव प्रणाली में। अब इसका आर्यभट्ट ने, पहला पॉइंट है आर्यभट्ट ने इस प्रणाली का आविष्कार किया, आविष्कार किया। अगला पॉइंट, तथा शून्य का प्रयोग, तथा शून्य का प्रयोग प्लेस होल्डर के रूप में किया, प्लेस होल्डर के रूप में, प्लेस होल्डर के रूप में किया। समझे? तथा शून्य का प्रयोग प्लेस होल्डर के रूप में किया। जैसे अपन देखते हैं 0.0006 लिख गया, ठीक है, तो वही सही। ठीक है, जैसे आर्यभट्ट ने इस प्रणाली का आविष्कार किया तथा शून्य का प्रयोग प्लेस होल्डर के रूप में किया। अगला लिखो, अब अगली डाल लो खगोल विज्ञान में योगदान। अगली हेडिंग है हमारी खगोल विज्ञान में योगदान। खगोल विज्ञान में योगदान, खगोल विज्ञान में योगदान। ठीक है, खगोल विज्ञान में योगदान। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिए, खगोल विज्ञान में योगदान। घूर्णन का सिद्धांत दिया था। पहला क्या है? घूर्णन, घूर्णन गति का सिद्धांत, जो अपन बोलते हैं ना, घूर्णन का सिद्धांत। का सिद्धांत, घूर्णन का सिद्धांत। इसमें लिखिए, इसमें लिखिए, इसमें लिखिए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम की पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, अर्थात पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर लगाती है, पश्चिम से ऐसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, तो 365 दिन, 24 घंटे, 365 दिन कुछ घंटे रहते हैं, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, कुछ ऐसा समय है, उसमें एक चक्कर पूरा लगा पाती है। ठीक है, तो क्या है? घूर्णन का सिद्धांत, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अगली हेडिंग डालो, ग्रहण, ग्रहण का सिद्धांत, अर्थात ग्रहण के बारे में बताया था, ग्रहण के बारे में बताया। नंबर 1 डालना है चंद्र ग्रहण, देखो इसमें पहला पॉइंट लिखो,
यहाँ हमेशा हमेशा पूर्णिमा के दिन होता, पूर्णिमा की रात होता है। दिन कहाँ से आएगा बाबू? पूर्णिमा की रात होता है। पूर्णिमा पूर्णिमा की रात होता है। स्थिति की बात करें, स्थिति कब होती है चंद्र ग्रहण की स्थिति? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। लिखो, स्थिति की बात करते हैं। इस स्थिति में, इसमें पहले लिखो, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। तब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। अगला पॉइंट लिखो, इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। कहाँ पड़ती है? चंद्रमा पर पड़ती है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो इसमें। अब लिखो अगली हेडिंग, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण नंबर 2, सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण तो पढ़ लिया आपने, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण, ठीक है। यह हमेशा अमावस्या के दिन होता है। यह हमेशा अमावस्या के दिन होता है। अगर देखा जाए तो ये एक तरह की खगोलीय घटना है। अपन दोनों के बारे में लिख भी लेंगे। यह एक तरह की खगोलीय घटना है। इसमें क्या होता है? सूर्य चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है? पृथ्वी चंद्र ग्रहण में। और इसमें क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, इस तरह लिखो। इस घटना में सूर्य और चंद्रमा के बीच में, माफ कीजिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, यह घटना हमेशा कब होती है? यह हमेशा अमावस्या के दिन होता है ये घटना। ठीक है, इस स्थिति में क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण की बात करते हैं। पृथ्वी की परिधि, अगली हेडिंग है हमारी पृथ्वी की परिधि। पृथ्वी की परिधि डैश करके लिखिए इनमें। आर्यभट्ट ने
पृथ्वी की परिधि आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि 39,968 किलोमीटर बताई। कितनी बताई? 39,968 किलोमीटर बताई, जो वर्तमान की आधुनिक गणनाओं के अनुसार, जो वर्तमान की आधुनिक गणना के अनुसार अनुसार 40,072 किलोमीटर, हाँ इसको अपन अलग कलर में लिख देंगे, अनुसार 40,072 किलोमीटर के लगभग समान थी, ठीक है। पृथ्वी की परिधि जो लगभग 40,072 किलोमीटर के लगभग समान थी। ये थे हमारे सूर्य मतलब आर्यभट्ट के सिद्धांतों, प्रमुख सिद्धांत मतलब प्रमुख योगदान। ठीक है, ग्रहण के बारे में बताया, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पृथ्वी की परिधि के बारे में बताया, पाई के मान में बताया था, दशमलव प्रणाली के बारे में बताया था, किसने? आर्यभट्ट ने। अगली हेडिंग डालना है बराहमिहिर। अगली हेडिंग क्या डालना है? बराहमिहिर। अगली हेडिंग क्या डालना है? बराहमिहिर। लिखो, डैश करके इनके बारे में लिखो। प्राचीन भारत में खगोल वैज्ञानिक देखो, प्राचीन भारत में प्रमुख खगोल वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। इनका जन्म कब होता है? 505 ईस्वी में, और मृत्यु समथिंग 598। तो मृत्यु की कोई मतलब, अपन जन्म देखेंगे। ठीक है, जन्म स्थान कायथा। कहां पर है? उज्जैन। कहां पर है? उज्जैन। उज्जैन कहां पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, कायथा उज्जैन जिले का, मध्य प्रदेश का उज्जैन जिला। ठीक है, जन्म स्थान कहां? कायथा। कहां पर? मध्य प्रदेश का उज्जैन जिला। ठीक है, कब हुआ जन्म? तो 505 ईस्वी में। कब? 505 ईस्वी में जन्म कब होता है? 505 ईस्वी में। अगला पॉइंट लिखिए, प्रमुख रचनाएं देखते हैं अपन। प्रमुख रचनाएं बस इनके बारे में। प्रमुख रचनाएं बृहज्जातक, ठीक है। अगला पॉइंट ब्रह्मजातक, बृहत संहिता और पंच सिद्धांत का। बृहत संहिता और पंच सिद्धांत का। इतना
सफिशिएंट है पंच सिद्धांत का। ठीक है, बृहत जातक, बृहत संहिता और पंच सिद्धांत का, इनकी प्रमुख रचनाएं। ठीक है, अगली हेडिंग डालेंगे अपन बृहत जातक में कुछ बताया, जैसे ग्रहों की गणना की गई है। ठीक है, ग्रहों की गणना की गई, गणित के बारे में बताया, वर्षा, कृषि, मतलब इसके जो विषय हैं वो बहुत सारे विषय अपन यहाँ एक बार लिख देते। जैसे ग्रहों की गति बताई, वर्षा के बारे में बताया, कृषि के बारे में बताया बृहत जातक में। ठीक है, वर्षा के बारे में, कृषि के बारे में, और एक आध और बता देता हूं आपको, एक आध और बता देता हूं। ज्योतिष ग्रहण के बारे में बताया, ज्योतिष के ग्रहण के बारे में, और गणित के बारे में बताया, ज्योतिष के बारे में बताया। आप डायरेक्ट लिख दो ज्योतिष, और गणित के बारे में आदि इसके विषय थे। ठीक है, ये हो गए हमारे ब्राह्मण। अगली हेडिंग डालो ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त, इनके बारे में लिखेंगे अपन। लिखिए इनके बारे में, पहला पॉइंट लिखिए ब्रह्मगुप्त के बारे में। भारतीय खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। यह प्रमुख खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे, खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। यह प्रमुख खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। किसकी बात करें? ब्रह्मगुप्त। जन्म कब हुआ इनके? 598 ईस्वी में। इनका जन्म कब होता है? 598 ईस्वी। और ब्राह्मण का जन्म कब हुआ था? 505 ईस्वी में। जन्म स्थान की बात करेंगे, जन्म स्थान की बात करेंगे भीनमाल राजस्थान। कहां पर? राजस्थान। कहां हुआ जन्म इनका? भीनमाल राजस्थान में। किसका? ब्रह्मगुप्त का। वो कब हुआ था? 598 ईस्वी में हुआ। ठीक है, प्रमुख रचनाएं लिखेंगे। प्रमुख रचनाएं लिखेंगे अपन। खंड खाद्य, प्रमुख रचनाएं देखेंगे तो कौन कौन सी है? और ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। खंड खाद्य और ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। ठीक है, खंड खाद्य और ब्रह्म स्फुट सिद्धांत प्रमुख रचनाएं। इनका योगदान क्या देखेंगे अपन? योगदान देख लेते हैं। इनका क्या प्रमुख योगदान है? ऋणात्मक संख्या और शून्य के साथ, ऋणात्मक संख्या और शून्य के साथ गणित के नियमों का संचालन,
गणित के नियमों का संचालन। ऋणात्मक संख्या और शून्य के साथ गणित के नियमों का संचालन। ठीक है, अगली हेडिंग डाल लो, भास्कराचार्य। कोष्ठक में डाल देना भास्कर द्वितीय, भास्कर सेकंड। ठीक है, भास्कर सेकंड, भास्कर सेकंड। पहला पॉइंट लिखिए, मध्यकालीन भारत में महान गणितज्ञ एवं खगोल वैज्ञानिक थे। मध्यकालीन भारत में प्रमुख गणितज्ञ एवं खगोल वैज्ञानिक थे, कौन थे? आवाज आ रही है ना? एवं खगोल वैज्ञानिक थे। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, जो उज्जैन में खगोल वैज्ञानिक थे, जो उज्जैन में, इसी में लिख लो, जो उज्जैन में एक खगोलीय या उज्जैन में एक ब्रह्मांडीय वेधशाला के, जो उज्जैन में एक ब्रह्मांडीय वेधशाला के प्रमुख थे। ठीक है, मध्यकालीन भारत में प्रमुख गणितज्ञ एवं खगोल वैज्ञानिक थे, जो उज्जैन में एक ब्रह्मांडीय वेधशाला के प्रमुख रहे। ठीक है, जन्म स्थान की बात करते हैं तो बीजापुर कर्नाटक। जन्म स्थान बीजापुर कर्नाटक। कब हुआ? तो 12वीं शताब्दी में। कब? 12वीं शताब्दी में। ठीक है, कब हुआ? 12वीं शताब्दी में। इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। रचनाएं, लीलावती गणित की प्रमुख पुस्तक थी, इनकी पुत्री के नाम पर थी लीलावती। गणित की प्रमुख पुस्तक जो इनकी पुत्री के नाम पर, सिद्धांत शिरोमणि बीजगणित, सिद्धांत शिरोमणि सिद्धांत शिरोमणि बीजगणित, गणित बीजगणित। और एक और रचना इनकी कर्ण कौतूहल। क्या नाम है? कर्ण कौतूहल। कर्ण कौतूहल, इनकी 4 प्रमुख रचनाएं। ठीक है, लीलावती, सिद्धांत शिरोमणि, बीजगणित और कर्ण कौतूहल, ये इनकी प्रमुख रचनाएं। तो आज हमारा प्राचीन भारत में हमारा जो दूसरा टॉपिक था, जैसे भारतवर्ष, और भारतवर्ष के बाद हमने जो शुरू किया था भारतीय ज्ञान परंपरा का अंतिम टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब अगला जो टॉपिक है हमारा, तीसरा टॉपिक कल से शुरू होगा, उसका नाम है वेद। क्या नाम है? वेद। ठीक है, माफ कीजिए। ठीक है, उसका नाम क्या है? वेद है।
तो वो हम करेंगे कल। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।